सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक दफ़ा फिर DGISPR को ये बयान जारी करना पड़ा, बताना पड़ा कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़ौज को सियासत में मत घसीटा जाए। कि क्या वजह हुई? क्या मरियम साहबा के बयानात की वजह से ऐसा करना पड़ा? फजलुर रहमान साहब ने भी कुछ इंटरव्यूज़ में इस तरह से इशारा दिया है और फिर वाज़े किया DGISPR ने कि कोई बैक चैनल, कोई फ़ोन, कोई राब्ता अगर है तो कुछ सबूत तो दें। इस तरह की क़यास सराहियाँ किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो फिर क्यों अपोजिशन या PDM इस तरह की बार बार बातें करती है, इस तरह के तज्ज़िये किए जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सदारती ऑर्डिनेंस जो आया है उसने एक नई हलचल मचा दी है सियासत में और कहा जा रहा है कि ये तो आइन की पामाली हो गई है और ये जमहूरियत ख़त्म करके रख दी है इस ऑर्डिनेंस ने। सदारती ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है हुकूमत की तरफ से, उसके हक में फैसला आ जाता है कि शो ऑफ हैंड के जरिए हो या ओपन बैलेटिंग या बताकर किस सेनेट में वोट डालने हैं कि जी किसको आप वोट डाल रहे हैं, किस उम्मीदवार को बतौर सेनेटर आप वोट डाल रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस इसके हक में दे दिया तो फिर ये ऑर्डिनेंस लागू होगा। अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ आता है कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, शो ऑफ हैंड की सीक्रेट बैलेटिंग होगी, तो फिर ये ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। JUI की तरफ से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जा चुका है। इस सब पर हम सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबू डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये क्यों हुकूमत ने एक और मसला खड़ा कर लिया अपने लिए? जब सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे तो एक नया मसला अपने लिए जरूर खड़ा करना था कि जनाब ये आप पार्लियामेंट को बाईपास कर रहे हैं, असेंबली में चूंकि आप ला नहीं पाए, आईनी तरमीम की आपने कोशिश की, अपोजिशन ने होने नहीं दिया, तो आप मजबूर हो गए ऑर्डिनेंस लाने पर। लेकिन इसका क्या फ़ायदा, क्या हासिल हुआ? एक और ऐसे जैसे अपोजिशन के आपने हथियार दे दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए कि जी आपके पास नंबर्स नहीं है, आप मान रहे हैं आपके पास नंबर्स नहीं है। इतना बड़ा मसला आपने अपने लिए खड़ा कर लिया। उसामा साहब, ये जो हुआ है ना, हुकूमत ने ये अपने लिए मसला खड़ा नहीं किया। अच्छा। बल्कि अपोजिशन के लिए तमाम दरवाजे आलमोस्ट उन्होंने बंद कर दिए। हुकूमत ने बड़ा स्मार्टली मूव किया और मैंने 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में किया और आपको भी शायद डोगर साहब ने भी उस पर किया, अगर प्रोड्यूसर साहब पर भी अगर क्लिप भी निकाल रहे हैं हम दिखा भी देंगे। तो मैंने कहा हुकूमत तमाम वो आइनी काम है वो करेगी और उसके लिए सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी करना पड़ेगा तो वो भी करेगी। इस पर जारी बात है, आम बंदा एकदम सोचता है, हम भी आइन के वाले से या आप भी डोगर साहब, तो फौरी तौर पर जेहन में आता है कि ये कैसे हो सकता है कि आइनी तरमीम तो ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकती। बिल्कुल ये बात मैं कहता हूँ। मामला हुकूमत ने 3 तरीक़ों से काम किया है। हुकूमत ने जानबूझकर दानिस्ता अटार्नी जनरल ये बात की और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब को एडवाइस की, उन्होंने फिर वज़ारत कानून इंसाफ ने भी, और वज़ीर आज़म जो है उसकी आगे फिर एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन के लिए ये रजू किया। एक तो ये मामला हो गया डेलिबरेटली, उनको पता था कि ये आइनी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं कर सकती, तशरीह का मामला नहीं है। अच्छा। उसके बावजूद उन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के में बाल ये अब आ गया सदारती ऑर्डिनेंस की 2 चीज़ें की गई सुप्रीम कोर्ट से। एक तो ये कहा गया कि अगर तो मामला है आइनी तरमीम, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके अंदर अमेंडमेंट की बात आती है तो वो एक आ जाती है आइनी तरीके से हट के चीज़ है, एक डिफरेंट चीज़ है। अगर उस तरीके से होगा तो उसमें ऑर्डिनेंस जो है उसके ज़रिए वो चीज़ की जा सकती है उसके लिए। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट मफाद आमा को देखती है। सुप्रीम कोर्ट जो 184(3) है आर्टिकल, मफाद आमा का आर्टिकल है ना, कि वो मामला जो कि मफाद आमा का हो। अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो काम किया है, ओपिनियन के लिए भेजा है, वो इसलिए कि मफाद आमा के तहत चूँकि हार्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत इस वक्त, सुन लें, हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। बयान चल रहा है अभी डोगर साहब टेक दे कह रहे हैं कि हुकूमत तो ये खुद सारा मामला खराब करना चाहती है या हॉर्स ट्रेडिंग चाहती है। छोटी सी बात है कि लोग ओपन वोट भी इनके खिलाफ देने को तैयार। अच्छा, एक छोटी सी बात था कि डोगर साहब बात कर सकते इसी के ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि हुकूमत जो है उसके पास इस वक्त हालातों वाक़यात जो मारूजी हालात हैं या जो हालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि अपोजिशन को एतराज़ किया इसके ऊपर कि अगर हुकूमत ये काम कर रही है
जो उनके पास मामला है, तो उन्होंने कहा कि आपको इस पे एतराज़ क्या हो सकता है, ये क्या होना चाहिए, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर ठीक है। अगर मामला है आइनी तरमीम का, तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अदलिया ने आज तक कभी आइनी तरमीम के ऊपर कोई मदाखलत नहीं की, ना आइनी तरमीम जो है उसको कभी सेट असाइड किया है, और ना ही सदारती आर्डिनेंस जो आज तक वो जिस हालात में भी हुआ हो उसको कभी सेट असाइड सुप्रीम कोर्ट ने माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट में कहा अब हालात ये हैं, उसामा साहब, डोगर साहब तक बात कर, हालात ये हैं कि इस वक्त मफाद आमा का मसला क्या है कि शो ऑफ हैंड के जरिए वोट हो ताकि हाउस ट्रेडिंग का ख़त्म हो चुके। इमरान खान साहब ये चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी ये चाह रही है और हर पाकिस्तानी शहरी ये चाहता है, लेकिन अपोजिशन जो पहले कमिटमेंट करती रही है, बयानात देती रही है, लेकिन वो कहती कि हम ये पास नहीं होने देंगे। तो अब मफाद आमा का मसला जो है वो हुकूमत की जो बात है वो मफाद आमा की बात है, सुप्रीम कोर्ट वो चले गए। अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ये सदारती आर्डिनेंस उसके जरिए साथ कर देते हैं कि चूंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, तो फिर आईनी तरमीम तो ना हुई ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है, चूंकि इस हालात के बाद दो फैसले आ सकते हैं, एक तो यह है कि हालात के मुताबिक ये इलेक्शन जो है सदारती आर्डिनेंस चूंकि आ गया, वक्त थोड़ा, केस का फैसला महफूज भी किया जा सकता है कि ये शो ऑफ हैंड के जरिए करा लें आगे आईनी तरमीम, क्योंकि आईनी तरमीम तो जब तक 2 तारीख शरीयत नहीं होगी नहीं हो सकती। मफाद आमा का मसला तो बैक बर्नर पे चला गया। अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो देन ये ऑर्डिनेंस नाफजुल अमल होगा। जी अच्छा, बाबर अवान साहब ने कहा है कि हम इसलिए ऑर्डिनेंस लाए कि 11 फरवरी से पहले लाना चाहते थे, क्योंकि एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो फिर उसके बाद कोई तब्दीली नहीं हो सकती इलेक्शन एक्ट में। आप क्या कहते हैं? उसामा साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट इतनी डेस्परेट क्यों हुई है। ख्याल साहब ने कहा कि जी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी चाह रही है, तो फिर ये गवर्नमेंट जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम इत्मीनान आई थी, उस वक्त ट्रांसपेरेंसी ले आती, उस वक्त भी मेरिट पे कर लेती कि ठीक है जी अगर आप ले ही आए हैं, अदम इत्मीनान लाना चाह रहे हैं तो फिर शो ऑफ हैंड के जरिए से कर लें। उस वक्त भी तो नहीं, तो उस वक्त खान साहब चले मुझे बताया उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग किसने की थी, किसने, ये तो देखे ना, मुझे उस सवाल का जवाब, उसके खिलाफ अपोजिशन जाए, कोर्ट ऑफ लॉ में जाए, ये तो कोई बात नहीं, ये तो नहीं है। हमेशा से यही होता है कि जनाब अगर गवर्नमेंट ये कहती है ज़मीर की आवाज़ पर, अभी भी अपोजिशन कह रही है कि जी ज़मीर की आवाज़ पर लोग वोट डालेंगे। गवर्नमेंट को डर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में भी पीटीआई में डिवीजन है, सेंटर में भी पीटीआई में डिवीजन है, और उस डिवीजन का फ़ायदा अपोजिशन को हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट उस डिवीजन से बचना चाह रही है। जो रिजल्टमेंट है MPs में, MNs में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिनिस्टर बनना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने ज़्यादा एडवाइज़र्स की फ़ौज दफर मौज रखी हुई है, और वो ये समझते हैं कि ये जनाब ये इलेक्टेड लोगों का हक था जो उनको नहीं दिया जा रहा। पंजाब में PTI के 3 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप जो है वो नज़रियाती ग्रुप है, जो ये समझता है कि ये जितने लोग, इमरान खान साहब ने जो लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है सेनेट के टिकट के लिए, वो सारे ऐसे लोग हैं जिनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है, ये सारा पैरा ट्रूपर है और पैरा शूटर है, हम इनको वोट क्यों दें। दूसरा ग्रुप वो है जो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ है, और वो ये चाहता है कि अगर सेनेट का इलेक्शन में पंजाब में हारती है PTI तो सारी जिम्मेदारी उस्मान बुज़दार पे आएगी, और उस्मान बुज़दार जो है उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तीसरे लोग वो हैं जो उस्मान बुज़दार के लॉयल हैं। इस चीज़ का इमरान खान साहब को भी पता है और सारी PTI को पता है कि PTI के अंदर जो डिवीज़न है उसका हर एक को पता है। अब गवर्नमेंट जो है वो सारे महाजों पे वो खड़ी हो गई है। उसने बिल लाने की कोशिश की, जो कि अपोजिशन ने उस बिल को जो है उस अटैम्प्ट को ख़त्म कर दिया, बिल नहीं लाने दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट से लग रहा है कि रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। अल्टीमेटली तशरीह तो करती, ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। कानून जो है उसकी लेजिस्लेशन तो असम्बली ने करनी है। सुप्रीम कोर्ट जो है असम्बली के गवर्नमेंट के कहने पे तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकती। तीसरी चीज़ जो है वो यही थी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ले आया जाए, और जो कानून है, जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं, उसमें अमेंडमेंट कर दी जाए कि जनाब कि ये जो इलेक्शन है ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए से होगा। क्योंकि आइन जो है उसमें वाज़े तौर पर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो लिखा हुआ है, CM का और प्राइम मिनिस्टर का या मनी बिल का, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आम इलेक्शन होगा तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो उसमें चूँकि क्लैरिटी नहीं है तो इलेक्शन रूल में अमेंडमेंट की जा सकती है, और इलेक्शन रूल में अमेंडमेंट के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लेके आया गया है। अच्छा, तो
इशू ये है कि गवर्नमेंट इतनी डेस्परेट क्यों हुई है, गवर्नमेंट आपने तो खबर दी थी कि जरदारी साहब जो बड़े एक्टिव हुए हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, अपना उसामा साहब बात बड़ी अहम है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हो रही है उसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं। अब देखें ना, ये बात रिमार्क्स, ये जो बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती आर्डिनेंस अगर मशरूत ना होता तो उसको खत्म कर तो बात समझ काल तो मशरूत क्यों किया, इसका मतलब है को मानी थी ना, तजर्बाकार टीम तो आ गई ना। अच्छा आगे आ गया सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाब से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान JJI के वकील कामरान मुर्जा ने नुक्ता जो उठाते हुए मौक़िफ़ पेश किया कि हुकूमत ने ओपन बैलेट के लिए आर्डिनेंस जारी कर दिया और अदालती कार्रवाई का ज़रा भी एहतराम नहीं किया। आज तक ऐसी कानून साजी नहीं हुई। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपना फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आर्डिनेंस तो अदालती रास्ते से मशरूत है। हुकूमत ने आर्डिनेंस क्या सराहियों को सामने रखते हुए जारी किया। नहीं मालूम आर्डिनेंस कैसे जारी हुआ, लेकिन आर्डिनेंस तो जारी हो चुका। हुकूमत को आर्डिनेंस जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। अदालती राय हुकूमती मौक़िफ़ से मुख्तलिफ होती तो रेफरेंस खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्डिनेंस के हवाले से दी गई दरखास्त को भी केस के साथ देखिए मेरा सवाल ये है कि अगर ऑर्डिनेंस लेके आना ही था तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत थी, जाने की यही तो आईनी रास्ता इख्तियार किया है। यही तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कानून की हुकूमत बालादस्ती की बात कर रही है, इदारों की बालादस्ती की बात सुन ले। तो फिर ऑर्डिनेंस ना लेके आते सुप्रीम कोर्ट के, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास है ना केस, दूसरी चीज चली गई, सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में बॉल है, ताकि कोई भी अगर गैर कानूनी इकदाम होगा तो वो खुद हुकूमत कह रही है कि रास्ता सुप्रीम कोर्ट बजाय कोई और जाए। हुकूमत खुद गई है कि अगर हम गलत कर रहे हैं सर ऑर्डिनेंस ना लेके आते, ऑर्डिनेंस लेके आना था ना। अगर आप ये कहते ना लेके आते, अगर आ जाता, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत के हक में आ जाता कि अच्छा जी आप इस रास्ते से कर सकते हैं, तो अब तक वक्त गुजर जाता। डॉक्टर साहब इसका मतलब साहब ने कहा है मुझे एक बात हॉर्स ट्रेडिंग होने देते, शेड्यूल का ऐलान हो गया तो फिर पहले नहीं हुई कर सकते, पहले नहीं हुई, क्या पहले गलत काम हुआ है तो आप हॉर्स ट्रेडिंग हुई है नहीं? डॉक्टर साहब हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद नहीं चाहते आप, क्यों? हर बंदा नहीं चाहता सर, कंसेंसस करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के बात करते हैं, मांग रहे हैं, वो कहते हैं हमारे केस खत्म करो। वो तो कौमी मामला था, जहां पे फाटिफ का मामला था, वहां पे वो इनकार, जहां पर सूट करता है वहां पर ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं, जहां पे सूट नहीं करता वहां पे ये हॉर्स ट्रेडिंग। इस ऑर्डिनेंस से इमरान खान का जाती मफाद है कोई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इमरान खान हुकूमत को तो भी डर है कि मेरी सीटें कम हो कोई डर नहीं है, हुकूमत को कोई डर है। आप खुद मत मिसालें देते हैं ना डीसी की, आप बैठ के यहाँ पे कि डीसी के एक फोन पे 4-4 बंदे वोट कर लेना सर, कर लेना। तो डेवलपमेंट के नाम इमरान खान के पास डीसी नहीं है, इमरान खान के पास फंड नहीं है, उनके पास 2 हुकूमतें नहीं है, लेकिन वो गंद नहीं करना चाहता। अच्छा चले सर, फंड वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया, फंड दिए गए हैं, वो भी जस्टिस काजी फायद ने उठा लिया हुआ है। आपकी इत्तला के लिए फंड दिए गए हैं, अनाउंस किया गया, वो भी सब्जुडिस हो गया हुआ है। ये जो आप कहते हैं फंड नहीं है, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब करते हैं ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, 2 तारीख उनके पास अक्सरियत है नहीं, आप चाहते हैं सेनेट का इलेक्शन हो जाए ताकि नोटों की बोरियां खुल जाए, ये गंद हो जाए, चल रहा है। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट देख रही है। अब DGISPR का बयान, आज का बयान बड़ा अहम है। हां जी, मेरा सवाल है कि डेवलपमेंट फंड क्यों दिए गए, किसको दिए, कितने सारे एमएनएस को? 1200 अरब कराची को मिल गया, कर्जों में है ना, सारे गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं ना। डेवलपमेंट फंड देना कोई जरूरत नहीं है, हो गया क्या पब्लिक इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है हम देखेंगे के बावजूद प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड दे सकता है। अच्छा बाबर साहब, फंड्स अनाउंस करने के बावजूद हुकूमत मुश्किल में है, इसका मतलब है। अच्छा खलील साहब ये बताएं, DGISPR को एक दफा फिर बयान देना पड़ा, मीडिया में बात की उन्होंने एक चैनल पर कि ये काम ना किया जाए कि फौज को सियासत में घसीटा जा रहा है। अच्छा बिलावल का भी बयान चल रहा था अभी चंद मिनट पहले हमारे प्रोग्राम के दौरान ही, कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल फ़ौज को सियासत में नहीं लाना चाहिए, सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, हमारी भी पीपल्स पार्टी की भी यही सोच है। तो फिर मरीम साहबा क्यों कहती हैं कभी कुछ के जी फ़ोन आ रहे हैं, इमरान खान के बड़ों के फ़ोन आ रहे हैं, फजल रहमान साहब इंटरव्यू देते हैं, मेरे ख्याल सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी मेरे जो लोग टूट रहे हैं वो उसके पीछे भी फौज का किरदार है, इस तरह के वो इशारे देते हैं। देखिए तो उसामा साहब कब तक होता रहेगा ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक डान लीग की जो प्रिंसिपल एक्यूज थी मरियम साहबा को खातून होने की वजह से छोड़ दिया गया, ये उस वक्त तक होता रहेगा। ये जो खातून बैठ के या खड़े होकर या बयान देती है कि मुझे फ़ोन आते हैं, मुझे फलां आता है, मुझे जनाब मेरे पास वीडियोज़ हैं, मेरे पास ऑडियोज़ हैं, तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। क्या उस खातून को पूछना नहीं चाहिए कि खातून खाना आप ब्लैकमेल कर रही हैं, आपका ये काम है, इदारों को मिलान करती है, आप लाएं सबूत। अगर आप ब्लैकमेलर हैं
आपका काम है, एक सियासतदान है आप, एक डिग्निटी होती है, और एक खातून है आप, हम रिस्पेक्ट करते हैं, और एक पॉलिटिशियन आप दावेदार हैं, अभी आप पार्लियामेंटरी नहीं भी है, नायब सदर हैं आप, डिफेक्टो एक प्रेसिडेंट है पार्टी की बनी हुई जिसकी अक्सरियत हम मानते हैं, उसकी अच्छे खासे उनके वोट हैं, पंजाब असम्बली के अंदर हैं, आपको लोग वोट दिए हैं नवाज शरीफ साहब को के नाम पे लोगों ने वोट दिए हैं, आपकी सेनेट में नुमाइंदगी है, आपकी कौमी असम्बली में है, पंजाब असम्बली में अच्छी खासी आपकी नुमाइंदगी है, उस पार्टी को आप डिफेक्टो उसकी प्रेसिडेंट बनी हुई हैं, आप ये कहती है कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास ऑडियो है, और मैं जनाब ब्लैकमेल करूंगी। कभी आप जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को धमकी लगाती हैं, कभी आप अरशद के हवाले से जो आप जज था उसके खिलाफ आपने जो किया, और जिस तरह की वीडियोज है ये खातून खाना होने होते, आम बंदा भी इस तरह की वीडियोज इस तरह की चीजें धमकियां देते हुए वो भी शर्माता है पाकिस्तानी और मशरकी रिवायत के मुताबिक। अच्छा, लेकिन ये आप बात कह तो रहे हैं कि आपको फोन आते हैं, उसामा साहब ठहरे, अच्छा, ये काम अब नहीं चलेगा, ये चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए, या DGFIA को नोटिस लेना चाहिए, चेयरमैन नैब को नोटिस लेना चाहिए, या उनको बुलाना चाहिए कि मोहतरमा आप आज बताएं कि आपके पास वो जो राज है, जो आपके पास वो चीजें हैं, जो एक लोग ऐसे आपको अगर मिसकंडक्ट के मुर्तकब हो रहे हैं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में इनको जाना चाहिए। मैंने कि अगर रियासती इदारा एक ऐसा काम जो उसका नहीं है वो उसके अपनी डोमेन से बाहर जा रहा है डॉक्टर साहब, तो फिर मरियम साहबा को कोर्ट ऑफ लॉ में बड़े बड़े आपके माशाल्लाह वकील है जाना चाहिए। फिर अगर आपके पास कोई वीडियोज है किसी बंदों के बारे में, आपका पॉइंट तो आ आप गया, लेकर जाए एफआईआर नैब में, अब ब्रेक हो जाएगी, गंदा करें। बाबा डोगर साहब, मैंने आप खुद ब्लैक देखा है, मेल का ऐसी रोल वीडियोज करा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ नहीं मान रहे, अब ऐसी सोशल मीडिया पे ऐसी बातें की जाती है कि जी ये नवाज शरीफ मान रहे, बहुत ज्यादा आ रहा है, उनके पास है क्या, कोशिश हो रही है, ये सब चीज। अब DGISPR की ये स्टेटमेंट ज़ाहिर है फौज की तरफ से है, वो ये कह रहे हैं कि बस कर दें, अब बहुत हो गया, अगर कोई आपका सबूत, एक तो कोई इस तरह के राब्ते की कोशिश, उधर से मौलाना साहब धमकियां लगा रहे हैं, बाप भी मेरा एहतसाब नहीं कर सकता, अजीब बात है, फौज का साहब से क्या ताल्लुक है, नैब का इंडिपेंडेंट जब आपकी फॉलोइंग है, बिलावल ने भी कहा है, बिलावल ने भी कह दिया, उन्होंने कहा किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि मेरा एहतसाब कर सके, यार साहब का भाई नैब का ताल्लुक फौज से तो नहीं है ना, या इमरान खान से ताल्लुक तो नहीं है, वो उन्होंने फौज का नहीं कहा, उन्होंने तो नैब का कहा है, लेकिन बहरहाल बाबा डोगर साहब ये कब तक कहना पड़ेगा DGISPR को, ये चीजें उनको क्लियर करनी पड़ती है। पिछली बार जब उन्होंने क्लियर किया था तो कुछ बातें फिर रहे थे, जब उन्होंने जुबैर साहब वाली मुलाकात का फिर कच्चा चिट्ठा खोला था तो फिर वो मुझ बातें फिर रहे थे सब लोग, अब फिर उनको ये कहना पड़ा है कि लाए ना कोई फोन कॉल, कोई तो फिर इसके बाद आप बता दें खिलाफी रह जाता है कोई जवाब। अब सुबह सारी चीजें सामने रखी है, मरियम साहब और बिलावल साहब और मौलाना साहब, उनको अगर कोई ऐसी बात, मसला ये है कि राब्ते होते हैं या नहीं होते, मैं तो इसके वैसे खिलाफ हूँ कि फ़ौज के बैकडोर राब्ते नहीं होने चाहिए किसी के साथ भी, और फौज को इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनली अपना काम करना चाहिए। तो इसमें नहीं कर रही कोशिश कौन करता है आपको? खैर साहब मैं एक बात सुन, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो राब्ते होते हैं ना तो इसका कोई सबूत होता है, ना मरियम के पास कोई सबूत होना है, ना ही ISPR वालों के पास सबूत होना है कि राब्ते हुए या नहीं हुए। अच्छा, ये अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक बयानबाजी कर रही हैं, उन्होंने तो एक ये थैया कर लिया कि उन्होंने दारू को गंदा करना है और दारू को टारगेट करना है। एक पब्लिक परसेप्शन भी है, परसेप्शन ये है कि हर चीज़ के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी जाती है कि इसके पीछे ये दारू का हाथ है। तो किसने ये बनाई है? ऐसे जाली और झूठे सियासतदानों ने बनाई है ना, बनाया ना, अवाम का ज़हन है। एक दौर रहा है 90s का खास तौर पे कि हुकूमत गिरानी है तो फौज के साथ मिलो, अब वो पिछले 10-20 साल से वो बात एक बात बनी हुई है, एक परसेप्शन बना हुआ है, ये इसमें कोई शक नहीं है। आप बाहर किसी भी ले आदमी तो वो परसेप्शन इसलिए बना है कि 2013 में नवाज शरीफ को किसने इलेक्शन जिताया, 90 की दहाई में कौन लाया, 80 में कौन लाया, तो कहने के लिए होता है ना कि अभी भी फौज हमारे साथ है। तो ये तो बेनिफिशियरी है मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब, ये वो परसेप्शन का हकीकत थी उस वक्त डॉक्टर साहब, क्या हकीकत नहीं थी? जनरल जिलानी और जनरल जियाउल हक ने 80s और 90s की दहाई में किसने इनको प्रमोट किया? मगर अब की बात फिर 2013 से 18 तक इलेक्शन किसने दिया इनको जिता? फौज का सबर जो है ना जवाब दे रहा है कि क्यों इस तरह से करते हैं, जब हम तो ये तो खुद बेनिफिशियरी है उस चीज के। उस वक्त क्यों नहीं शोर मचाया इन्होंने? डॉक्टर साहब जब 93 में दिया, जब 90s में, जब 2013 में इनको, उस वक्त जब फौज की सपोर्ट से ये आ रहे थे या इनको अपोज नहीं कर रही थी, उस वक्त तो इन्होंने शोर नहीं मचाया। आप थे ना 18 से पहले तक वज़ीर आज़म, आप बताते उस वक्त, हम मानते। मेरी एक बात सुनिए, हम ही यहाँ पर खबरें देते हैं कि शहबाज शरीफ के किससे राब्ते हैं, हम ही यहाँ पर खबरें देते हैं कि फलाने के साथ राब्ते हैं, इनडायरेक्टली राब्ते हो रहे हैं, जरदारी साहब को इनडायरेक्टली रिलीफ मिल रहा है, नवाज शरीफ साहब इनडायरेक्टली बाहर जा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ये राब्ते कहाँ पर होते हैं? क्या ये राब्ते इमरान खान के साथ होते हैं? देखिए मैंने तो कभी नहीं कहा कि फौज जो है ना वो करवा रही है। मैं फौज का नाम नहीं ले रहा। तो फिर बात वही है ना, वो भी गवर्नमेंट कर देते हैं, कभी इदारों की बात कर देते हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर है, मैं मरियम से भी मेरी दरख्वास्त है कि अगर आइंदा से वो इस तरह की स्टेटमेंट दें तो फिर उसके साथ सबूत दें, उसके साथ फिर एक एविडेंस दें। इरजाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जनाब ये मेरे पास एविडेंस है, ये लोग थे, इन्होंने राब्ते किए, इन्होंने इस चीज के लिए हमारे से राब्ते किए, ये हमसे ये चाह रहे हैं। ठीक, या फिर अगर नहीं तो फिर मेरा ख्याल है फिर खाली ये स्टेटमेंट काफी नहीं है, खाली ये स्टेटमेंट काफी नहीं है। एक तरफ बिलावल साहब ने डिनाई किया कि उसामा साहब, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, जुबैर साहब ने कहा जी कोई ऐसा नहीं हुआ, कोई तर्जुमान नहीं मिला, इसी का डिलीट और फिर जब पकड़े गए पता लगा जी बिल्कुल जाकर पहले मरियम साहब मुकर गई, मरियम की बात हुई है ना नवाज शरीफ साहब की बात हुई है, बाद में साबित हुआ बात ही सिर्फ ये हुई है मरियम नवाज की और नवाज कितनी दफा मुकरे हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक मजहबी पार्टी के हेड है जो कि सियासत में भी है। सर ब्रेक हो जाएगी। चलें, मैं सिर्फ 1 मिनट कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं हज़रत उमर फारूक की मिसाल दे सकता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे सकता हूँ, उसके बाद तमाम जो खुलफाए राशिदीन हैं उनकी मिसाल दे सकता हूँ। वो एक ही बात कहते थे सारे कि हम हर तरह की अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल, बल्कि एक बद्दू ने तो हजरत उमर का गला पकड़ लिया कि जनाब ये आपकी चादर कहाँ से आई है, आप इसका हिसाब दें। और ये लोग ये कहते हैं, ये लोग सब 1 मिनट, ये लोग ये कहते हैं दो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। शर्म आनी चाहिए यार। ये पॉलिटिशियंस को तुम हमसे वोट मांगते हो और कहते हो हमको जवाब नहीं देंगे। तुम्हें तो चाहिए कि यार मेरी अकाउंटेबिलिटी करो, खुद करो, बताओ मेरे पास कोई इलीगल चीज है तो ये बात करें। न्यूज अपडेट्स के बाद मिलते हैं। अली सतपारा साहब के हवाले से भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला अली सतपारा हमारी कौम के हीरो को पहमा और केटू सर करने की कोशिश में वो गए और अभी तक लापता हैं। 2-3 दिन हो गए उनकी तलाश के लिए मुसलसल कोशिशें हो रही हैं और बड़े मुश्किल हालात हैं। उनमें हेलीकॉप्टर परवाज़ कर रहे हैं, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं, कोशिश हो रही है कि उनका पता चलाया जा सके। उनके बेटे ने भी मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि बड़ा मुश्किल है, अल्लाह करे, पूरी कौम दुआ कर रही है कि वो खैरियत से हों, लेकिन उनके बेटे कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि ऐसे हालात में ज़िंदा रहना किसी का। तो इसी हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाना चाह रहे हैं, वो देखिए। और उसके बाद हमारे साथ होंगे नज़ीर साबिर साहब, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े कोपहमा, बड़े मशहूर, और उन्होंने माउंट एवरेस्ट भी सर की हुई है, उनसे भी बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। नज़ीर साबिर साहब हमारे साथ हैं, दुनिया की सबसे बुलंद चोटी भी सर कर चुके, ये भी पाकिस्तान के रहे हैं। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा मुश्किल वक्त है ये, ज़ाहिर है सतपारा साहब के ख़ानदान के लिए भी, पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है। लेकिन ये आपकी नज़र में केटू में क्या हुआ होगा? उनके बेटे भी कह रहे हैं कि वापसी पर कुछ ऐसा हादसा हुआ है, तो इतनी मुश्किल क्यों होती है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो दोबारा हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं उनको लोकेट करने में? उसामा, सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपने प्रोग्राम में बुलाया, और उसके बाद तमाम फैमिलीज़, अली सतपारा और जितने उनके 2 साथी थे और 3 और इस दफ़ा विंटर में केटू का आसपास नुकसान हुए हैं, उनकी फैमिलीज से दिली हमदर्दी है। जाहिर है माउंटेनियरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग स्पोर्ट है, आपको पता है, कार रेसिंग से भी कहीं ज़्यादा दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन मशगला है माउंटेनियरिंग। तो इसमें लोग अक्सर हम कैलकुलेटेड रिस्क्स का तो पता होता है, बाकी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फोर्सेस ऑफ नेचर के सिंपैथी पे आप होते हैं, कुछ पता नहीं होता। बिकॉज ये जो गोश्त पोस्ट का बना है बॉडी, ये उस डेथ जोन कहलाता है, 6000 मीटर से ऊपर, वहाँ के लिए नहीं बना है। अच्छा। तो जहनी तौर पर तैयार होता है आदमी, इक्विपमेंट वगैरह सारा कुछ के बावजूद भी इवन समर में इतने बड़े चैलेंजेस होते हैं। और केटू का आपको पता है 8000 मीटर 14 पीक्स में से सबसे डेडलीस्ट और सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत पहाड़
कहलाता है, जिसकी वजह से विंटर में पहली दफ़ा हुआ अटेम्प्ट ये हुआ था 1987-88 विंटर में, सबसे पहले विंटर में अटेम्प्ट हुआ था। पोलिश ब्रिटिश कैनेडियन टीम ने किया था। वो 7300 मीटर जहाँ कैंप 3 है इनका, वहाँ से ऊपर नहीं जा सके थे। उसके बाद कई अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो इन केस ऑफ अली और उनके साथियों का जो हुआ है, मैं पर्सनली माजरत के साथ, चूँकि साजिद खुद साथ था, उसने जो कुछ बताया है उससे थोड़ा ऐड करते हुए उस पर अपने तजुर्बात की रोशनी में इतना अर्ज करूँगा कि बदकिस्मती से ये जब गए हैं तो विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ है। जी। नेपलीज हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने जब क्लाइंब किया तो आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह, बिल्कुल समिट पे जब अपना कौमी तराना बजा के जा रहे थे, नीचे ऐसा लग रहा था जैसे सॉफ्ट आइस पे जा रहे हैं, स्नो का नाम निशान, यानी उनके क्रैम्पॉन भी नीचे धस नहीं रहे थे। ऐसे आइडियल कंडीशंस मिले उनको K2 पे। और फिर मौसम सबसे बड़ी चीज़, और उनकी प्लानिंग थोड़ी बेहतर थी। नेपाल में वो एक्लेमेटाइज होकर आए थे। अली और ये जॉन वगैरह सबसे पहले गए थे इस साल, तमाम एक्सपीडिशन से पहले बेस कैंप पहुंचे थे। ये एक्लेमेटाइज होते रहे, ठीक, लेकिन आपकी एनर्जी भी ज़ाया होती है। जाहिर है विंटर कोई इतने मज़े का टाइम नहीं होता, ठीक। तो इन्होंने अटेम्प्ट किया, कैंप 3 से गए हैं तो इट वाज टू फार। समिट पे इवन समर में भी कैंप 2 से बहुत दूर हो जाता है। नेपालियों ने वही किया था, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से तैयार थे। और 10 की टीम और 3 में से ये जो जॉन था उसका तो हाथ में फ्रॉस्टबाइट भी था, तो ऑलरेडी कैंप 3 से। और फिर जो इनका जो साथ था चिलियन पब्लो, ये दोनों जॉन और पब्लो कोई क्लाइंबर नहीं थे, ये क्लाइंट थे, कमर्शियल क्लाइंबिंग करते थे, ये कोई टॉप के क्लाइंबर नहीं थे। अली वाज द ओनली वन जिसकी उम्मीद पे और बेटे की उम्मीद पे ये जा रहे थे। रस्सियां लगानी होती हैं आपको, और बॉटलनेक में जो रस्सी लगाई थी नेपलीज ने, मैंने सुना है कि वहां से इंच वापसी को उठाया था उन्होंने। अच्छा। और फिर जाहिर दोबारा रस्सियां लगानी पड़ी होंगी, तो बहुत वक्त लगा है और एजम्पशन बहुत कर सकते हैं। बहरहाल चैलेंजिंग ये है कि K2 पे विंड चले तो विंड चिल बहुत ज्यादा। अली सतपारा साहब के हवाले से कुछ बताएं, आपकी उनसे की मुलाकातें हैं? अली वाज अ वंडरफुल सोल, बिसाइड्स बीइंग अ वेरी टफ क्लाइंबर, बहुत मजे का आदमी था, बहुत ही शुगली था। ही वाज वेरी फनी आल्सो, नाचना गाना गपशप में भी बहुत मजे का आदमी, दोस्तों का दोस्त था। और बहुत सारे रेस्क्यू मिशंस पे, खासतौर पर नंगा पर्वत पिछले साल जब ये एक इटालियन और ब्रिटिश गायब हुए थे, तो वहाँ पार्टिसिपेट किया उसने कई दफ़ा, रेस्क्यू मिशंस पे, वहाँ भी ऊपर बलतोरो में भी। तो बहुत मजे का आदमी था। इंतहाई दुख है, अभी उसने बहुत कुछ करना था, पता नहीं होता। नज़ीर साहब, अल्लाह करे शायद वो महफूज हों, और पूरी कौम की दुआएं हैं। और जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद इस ऑपरेशन की, रेस्क्यू की निगरानी कर रहे हैं, आर्मी चीफ इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं, आर्मी की हेलीकॉप्टर जो है वो 7000 फुट की बुलंदी इंतहाई से भी DGI इस पर जो है वो बता रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। और मौसम इंतहाई सर्द है, बर्फ़ानी हवाएं भी चल रही हैं, 63 जो मनफी डिग्री सेंटीग्रेड है। मेरा एक सवाल ये है कि थोड़ा सा उस हवाले से नाज़रीन को बता दीजिएगा, जो आखिरी जो लम्हात हैं जो उनके बिछड़ने के हैं। साजिद सतपारा साहब के जो बता रहे हैं कि हमने आखिरी बार 5 फरवरी को रात 11 बजे जब मुहिम शुरू की थी, तो मैं ऑक्सीजन के बगैर जो होटल नेक पहुंचा था, 8200 मीटर पर एहसास हुआ कि बगैर ऑक्सीजन के मुहिम जो मुमकिन नहीं रही। इस दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर रेगुलेटर लीक हो गए। तो ये जो सारा मामला है, इनसे कितने वो फासले पे थे, क्या इनके बाद उस वक़्त कितने फासले पे थे, राब्ता क्या हुआ, या ये वापस आ गए? तो ये आखिरी जो लम्हात थे इनके, या वो उस हवाले से क्या उन्होंने आप तक शेयरिंग किया, आपके पास क्या इतलात है? मेरी तो बात नहीं हुई है। साजिद, आपके सवाल का 85% जवाब साजिद के पास होना चाहिए, क्योंकि खैरियत से वो घर आ गया है, उसको बिठा के उसके बिहाफ पे बोलना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक, क्योंकि मैं इस रूट पे गया हूँ, तकरीबन बॉटलनेक से हम भी वापस हो गए थे 77 में। मैंने K2 क्लाइंब किया, एक नया रूट से, वेस्ट रीच से किया है, लेकिन इस रूट से मैं वाकिफ़ हूँ।
और बहुत सारे बात के एक्सपीडिशंस की मालूमात के बेस पे आपको मैं जवाब ये दूंगा कि देखें ये साजिद वापस हो गया, इसके रेगुलेटर में प्रॉब्लम, इसके लीकेज इसकी हुई थी। बाकी मैंने सुना है, अब उससे पूछा जाए उसको कि कितने टोटल ऑक्सीजन बॉटल ले जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात वो ज्यादा वही बता सकते। थोड़ा सा और एक सवाल है, ये थोड़ा सा अपडेट भी नाज़रीन के लिए कर दिए क्योंकि बड़े कंसर्न है, पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी प्रोग्राम भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारी वो हीरो हैं कौम के। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना कि अली सदपारा गुज़श्ता 72 घंटे से जो लापता हुए, उस हवाले से कल के जो मिशन में वो कह रहे हैं कि उनके अली सदपारा के बेटे भी शामिल थे और हेलीकॉप्टर की लिमिट से भी ऊपर जाकर कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द अच्छी खबर आएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें अच्छी उनके लिए दुआ को होना चाहिए, और आर्मी भी, पूरी कौम की दुआएं हैं, पूरे ओवरसीज़ दुनिया भर में जो उनकी दुआएं हैं कि हमारे जो हीरो हैं ताकि उनको कामयाबी से, और आर्मी पूरी दिन रात इसके लिए एफर्ट्स, अब तक कई रेस्क्यू जो ऑपरेशन है कई टीमें भेज चुके हैं और साथ माहिर भी हैं। तो आप क्या समझते हैं किस तरह ये कितने चांसेस हैं इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, इस तरह क्या सेफ्टी मेजर्स वो लिए जा सकते हैं, ये किस तरह ये सारी चीज़ें, हम चूँकि इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आर्मी ने अगले दिन अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू किया सैटरडे, और उसके बाद बहुत सारे कई घंटे 4-5 घंटे संडे को आज भी गए थे हेलीकॉप्टर्स। पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया में हिमालय की हिस्ट्री में वो रेस्क्यू किए हैं, टॉमस हुमर को नंगा पर्वत से उठाया जैसे किसी परिंदे को घोंसले से उठाया हो। बहुत खतरनाक तरीन किस्म के रेस्क्यू किए हैं हमारी आर्मी ने, उन पर हमें फख्र है। और इधर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि लामा की एक सीलिंग है, आपको पता है कल 7800 मीटर जो कि सीलिंग नहीं बनती है, पेट्रोल भी कम करके दरवाजे भी उतार के ये गए हैं। दे टुक एक्सट्रीम रिस्क। तो बात ये है कि चूंकि ये खबर ऐसी है कि मैं ज़्यादा इस पे उस साइड पे नहीं बोलूँगा, अभी तक दुआएं करें, लेकिन बात ये है रियलिस्टिक भी होना हमें है। जिस तरह साजिद ने कल कहा कि 8000 के ऊपर, 6000 से ऊपर डेथ जोन है, लेकिन 8000 से ऊपर तो बिल्कुल एक्सट्रीम। वहाँ सर्वाइवल, अगर आप मूवमेंट में नहीं है, बॉडी एक जगह पे अगर इंसान किसी वजह से बैठा है तो चंद घंटों में यू आर फ्रोजन, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन बैठ जाता है, स्लो हो के फिर आप बेहोश हो जाते हैं, देन यू आर फ्रोजन। इसलिए सर्वाइवल के तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। मैंने एक कहीं कमेंट्स भी दिए थे, वॉइस ऑफ अमेरिका वालों ने किया है उस पर, 24 घंटे तो आप भूल जाए, 10 घंटे से ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो उस इंसानी सर्वाइवल फिर भी हमें दुआ को रहना चाहिए उन जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हिस्सा ले रहे हैं, जो उस जगह पे। आपका नज़ीर साबिर साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहरहाल अली सदपारा साहब हमारे हीरो, और एक वो कोशिश कर रहे थे केटू सर करने की इतने मुश्किल हालात में। बहरहाल उनको देखने के लिए लापता हैं, कोशिश हो रही है कि उनको तलाश किया जा सके, लेकिन 3 दिन से अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ, किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला ने तोड़ फोड़ की। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। इस्लामाबाद में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, और अब ये होते चले जा रहे हैं इस तरह के वाक़यात, और कुछ दिन गुजरते हैं, पता चलता है वकला ने किसी जज को कमरा अदालत में तशद्दुद का निशाना बनाया, कभी किसी का सर फाड़ दिया, किसी के ऊपर कुर्सी फेंक दी। अब ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़फोड़ की गई वकला के चैम्बर्स गिराने पर, और ये हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए गए कि जी वो गैर कानूनी तौर पर ही बने हुए थे चैम्बर्स। अब वकला ये कह रहे हैं, एक तो वो मिलना नहीं चाह रहे जजेस से, जजेस ने बुलाया कि आकर बात कर लें, फिर उन्होंने मुतालबा किया कि जो वकला गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। जब ये सारी तोड़फोड़ हुई तो एक तो वो रिहा हो गए वकला, लेकिन साथ ही वकला ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद कचहरी को भी बंद कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी बंद कर देंगे जब तक के चैम्बर्स दोबारा तामीर नहीं किए जाते। फ़ी चैम्बर 5 लाख रुपए हरजाना भी अदा करें। डीसी इस्लामाबाद मुतलका एसपी और सेशन जज को इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की F8 से मुंतकली तक मुल्हिका फुटबॉल ग्राउंड की बाकी अराजी पर भी यंग लॉयर्स के लिए चैम्बर बनाएं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जहां मुंतकिल हों वहां वकला चैम्बर्स के लिए 10 एकड़ अराजी दी जाए। वकला के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतरम नल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद कचहरी का हुक्मसानी बंद करने की हिदायत की है। हमारे साथ वकला रहनुमा मेंबर इस्लामाबाद बार कौंसल जनाब सैफुल इस्लाम सिंधु साहब हैं। सैफुल इस्लाम साहब,
क्या करें? बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं, हम सुनते हैं किसी का लाइसेंस मुअत्तल हो गया, वो फिर आ जाते हैं। अब तो ये वकला पर है, वो जब चाहें सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें, जब चाहें कोई भी सेशन कोर्ट है वो बंद कर दें, जिस जज की चाहें ट्रांसफ़र करवा दें। मतलब हाई कोर्ट्स में भी हमने तोड़फोड़ होती देखी है। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो महसूर हो गए अपने कमरे में, कोई महफूज नहीं है। उसामा, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात बताता चलूँ कि मैं बार कौंसिल का मेंबर नहीं हूँ, मैं सीनियर लॉयर हूँ। अच्छा। मैं रहनुमा हूँ अपने वकला का इस्लामाबाद को, उनको तर्जमानी भी मैं करता हूँ उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बात आप कर रहे हैं ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ जो कल हुआ। अच्छा। जब लॉलेसनेस इतनी बढ़ जाए कि उसके लिए कोई कायदा ही ना रहे, वकला के ऐसे चैम्बर जो 10 साल पहले से तामीर शुदा है। और एक अफसोसनाक बात यह है उसामा, जो आप नहीं जानते, बाकी लोग नहीं जानते, कि इस्लामाबाद में कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कचहरी के लिए कोई जगह ही मुख्तस नहीं की गई। एक मार्केट के अंदर जजेस के कोर्ट रूम्स जो हैं वो प्लाज़ों के अंदर एक तंदूर वाला साथ बैठा है और साथ अदालत का कमरा बना हुआ है। इस तरह अदालतें चल रही हैं साबका इतने लंबे अरसे से, 1965 से लेकर आज तक किसी बंदे ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और वकला के जो चैम्बर हैं वो बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके लिए कोई लीगल जगह ही मौजूद नहीं है। हमने हमेशा से अपना मौक़िफ़ ये रखा है कि हमें जब भी कोई जगह दे दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए और चैम्बर्स के लिए, हम ये जगह छोड़ देंगे। सही। इसकी हम कमिटमेंट दे चुके हैं, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दे चुके हैं। जो वकूआ कल हुआ वो इतना अफसोसनाक है कि वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी बादशाह के दरबार में एक सवाली बैठा हो और उसकी सुनवाई भी ना हो रही हो, बगैर नोटिस दिए। जो 10 साल पुराने चैम्बर बने हुए थे उन्हें गिरा दिया गया, उनमें कीमती कागजात थे लोगों के, जो केसेस चल रहे हैं उनके पास। और इतनी अफसोसनाक बात है कि इस पे मुझे, मेरा ये ख्याल है कि तमाम मीडिया को और तमाम बिल्कुल सही, हम आपके साथ हैं, इसके बारे में तहकीक करके हमारे साथ चलना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरी गुजारिश ये है कि क्या इसका मतलब है किसी के पास डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, और लोगों के पास, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उनके भी घर गिरा दिए जाते हैं, 50-50 साल से वो रह रहे होते हैं सरकारी ज़मीन पर, वो भी बड़ी गलत बात है। आपको इसका मतलब है कोई नोटिस नहीं भेजा गया, कोई पहले से इत्तला नहीं थी। दूसरा ये कि आप किसी के साथ भी ऐसा हो, जी सर इस्लाम साहब, फिर किसी के साथ भी ऐसा हो तो उसको यह हक हासिल होना चाहिए कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए और अपना इसी तरह से एहतजाज वहाँ पर रिकॉर्ड करवाए, वहाँ पर शीशे तोड़े, जजिस को महसूर करे। फिर उसको भी, हर शख्स को, अगर वकला है जिन्होंने जाकर, जिसको हम जाकर फीस देते हैं कि जाकर हमारा केस लड़े, तो बेहतर यह है कि वो फिर खुद जाकर ये काम करे। उसके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती होती है, अदालतों की फिर क्या ज़रूरत है? देखिए, कानून के दायरे में रह के वकील हमेशा काम करते हैं। हम कभी भी लॉलेसनेस को जो है सपोर्ट नहीं करते, हम सिर्फ कानून की बात करते हैं। अच्छा, मुझे सैफुल इस्लाम साहब ये बताएं, जिसको आपने वाकया अफसोसनाक करार दिया, क्या इन वकला जो उनकी वीडियो भी मौजूद हुई, क्या इनके लाइसेंस कैंसिल करेंगे? क्या इनके खिलाफ बार कौंसिल या आपकी जो बार है या कोई इनके खिलाफ रिस्ट्रिक्शन होगी? क्या इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई? क्योंकि जो आप तो लॉ अफसर है ना, और आपके तो सामने सीखना है, आपने कानून की अमलदारी और पासदारी को यकीनी बनाना है। बार और बेंच का एक मुकद्दस आपका रिश्ता है, आप वकील से जज बनते हैं, जज से फिर वकील आता है। तो क्या आप चाहेंगे कल को आप भी जज हों तो आपके साथ ये सलूक किया जाए? आपके जूनियर जो लोग हैं, क्या ये ठीक हो रहा है, या आप जो कर रहे हैं इसको जस्टिफिकेशन या लॉजिक कोई है आप दे सकते हैं? असद साहब, मैं एक बात बताता चलूँ, जो बात आपने की कि हाई कोर्ट पे हमला करना, ये अदालतें हमारी हैं और हमें इंसाफ देने के लिए बैठी हुई हैं, और वकला जो है वहाँ पर पेश होते हैं, लोगों के मुकदमात पेश, और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टर आप हैं। आप तहफ़्फ़ुज़ देने का, अगर जजेस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो आपने आगे बैरियर बनना है। आप जाके उनको मार रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम उनके आज भी बैरियर हैं वहाँ पर। लेकिन ये तो अजीब से बैरियर है, ये तो साना माल्टन वाले बैरियर नजर आ रहे हैं उसाफ साहब, ये तो साना माल्टन वाले बैरियर नजर आ रहे हैं जिसमें गोलियां चला के उनको मार दिया गया, कहा ये हम बैरियर उतारने गए हैं। ये तो वही आपने को इंसिडेंट रिपीट कर दिया। लॉलेसनेस की गुंडा, एक दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई, और आप कह रहे हैं आप बैरियर। ऐसे बैरियर से तो फिर जज कोई महफूज नहीं रहेगा। अगर ये बैरियर आप हैं तो जो अमलन हमने कल देखा आपके बैरियर के होते हुए, तो हर जजेस, जो हर अदालत फिर जो इतनी महफूज है, वो तो समझ आ रही है हमें। जी
जी असद साहब, मैं आपकी बात मुकम्मल नहीं सुन पा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बैरियर हैं, अगर आप कहते हैं बैरियर है और होना चाहिए, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस महफूज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट महफूज नहीं है, मुल्क भर की अदालतों के आप जो बैरियर हैं, तो ये बैरियर तो आपने वो साबित कर दी। इस तरह नून लीग की हुकूमत ने कहा था कि हम बैरियर उठाने गए निशान हमारे टाउन को और 100 लोगों को गोलियां मार दी, बस 10-12 लोगों को शहीद कर दिया। तो क्या ये ऐसे बैरियर हैं कि जी जी देखें, हमारा इस वक्त कैबिनेट मौजूद थी, किसी को एतमाद में ना लिया गया और रातों रात चैम्बर गिरा दिए गए विदाउट एनी नोटिस। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कौन जवाबदेह है जिनके हम अमानतदार थे, जो लोगों के कीमती कागजात हैं, उनकी कीमती प्रॉपर्टीज के बारे में? क्या इस एक्शन से वो डॉक्यूमेंट वापस आ जाएंगे, वो महफूज हो जाएंगे और अदलिया का तकद्दुस बहाल हो जाएगा? आपके पास जो हमने सीखा है कि वकला के पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है कोर्ट। आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में अपना केस प्लीड करें, बजाय इसके कि आप तोड़फोड़ शुरू कर दें। अभी लाहौर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, आप देखें कि जिस तरह से सर्विसेज हॉस्पिटल का अचर किया गया, आपने तो एक पब्लिक इंसाफ हमें और आपको तो कोर्ट से मिलना है। कोर्ट का अगर दफ्तर ही नहीं रहेगा, कोर्ट का जज ही नहीं महफूज होगा, कोर्ट बैठेगी नहीं, तो हमें इंसाफ कहां से मिलेगा? आप तो वो चीजें खत्म करते जा रहे हैं। अच्छा बात सुन लीजिए साहब, मैं आपको वो बात भी बताता हूं जिसका आपको इल्म नहीं है। जी जरूर बताएं। हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं वो चीफ साहब से जाकर रिक्वेस्ट करते रहे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि आएं और वकला को एड्रेस करें और उनका जो ग्रीवियंस है उसके बारे में। उनका सियासी होदा नहीं है, आप डेकोरम ऑफ कोर्ट से नीचे क्यों उनको मजबूर करते हैं? बात तो कर सकते हैं। जज साहब, चीफ जस्टिस साहब का डेकोरम यही है खिताब करने का, वो कोर्ट में बैठ सकते हैं, डेकोरम आप ही समझते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। सब सही है, बाहर से वो कह रहे हैं कि बात तो करते हैं, लेकिन जी जी नहीं कर सकते। वो इंसिडेंट हो गया, बिफरे हुए लोग थे, तो उन्हें देखें, चीफ साहब हमें जो है वो लीड करते हैं, बिल्कुल ठीक काला कोट पहनते हैं और वो हमारे लिए इस वक्त बहुत मोहतरम है। बिल्कुल उनसे हमारा मकसद उस कुर्सी की तजलील कभी नहीं है। हाँ जी, अच्छा, हम उनके साथ किसी कन्फ्रंटेशन में नहीं है, ना ये वकला थे। चंद देखें, जब एक बलवा हो जाता है उसमें कुछ शर पसंद अनासिर होते हैं, कोई तो क्या उनके खिलाफ कभी एक्शन लेंगे आप? हमारा यही सवाल है, उन शर पसंद अनासिर के खिलाफ क्या एक्शन होगा? नहीं, वकला रिहा किए गए हैं, वो बुनियादी शर्त थी। अच्छा सर, सैफुल इस्लाम साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यकीनन वकला बरादरी के भी अपने मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको हल करना चाहिए, और उनके बनने चाहिए चैम्बर और कोर्ट भी होनी चाहिए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।